वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर कि क्रिटिकल थ्योरी आईआर के अंदर क्या थ्योरी है, क्या इसका पर्सपेक्टिव है। तो बेसिकली जिस तरह आप टाइटल में देख सकते हैं, आज हम इसके मेजर थीम्स की बात करेंगे कि जिसमें द स्टेट एंड पावर, इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी, इनइक्वालिटी एंड जस्टिस, कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, पीस एंड सिक्योरिटी, यानी इन सारी चीज़ों के बारे में क्रिटिकल थ्योरी किस पर्सपेक्टिव से देखती है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने बात की इसके इंट्रोडक्शन की, ओरिजिन की और मेजर अजम्पशन कि क्या वो मेजर अजम्पशंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर क्रिटिकल थ्योरी सोशल क्लास को, सोसाइटी को या ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करती है, क्रिटिसाइज़ करती है या क्रिटिकल एनालिसिस करती है। तो आज हम इसका मेजर थीम्स देखने वाले हैं, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो इसके मेजर थीम्स में सबसे पहले आता है द स्टेट एंड पावर, कि स्टेट और पावर के बारे में क्रिटिकल थ्योरी किस तरह से इन चीज़ों को देखती है। तो स्टेट के बारे में क्रिटिकल थ्योरी ज़रा क्रिटिकली देखती है कि जो स्टेट थी, चूँकि पहले तो सारे एम्पायर होते थे, सल्तनतें होती थी, ठीक है, जिस तरह मुग़ल एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर था। तो स्टेट जो थी ये क्रिटिकल थ्योरिस्ट्स के मुताबिक ये अर्ली टाइम्स ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर जब कैपिटलिज्म आया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई, तो उसके साथ साथ जो स्टेट थी ये भी डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, तो जो स्टेट की डेवलपमेंट थी, जो स्टेट का आगाज़ था, इमर्ज हुई, वो यूरोप से हुई थी। और किस दौरान, ये तकरीबन 1500 के करीब लिया जाता टाइम पीरियड कि जब कैपिटलिज्म का आगाज़ हुआ, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाकायदा तौर पर शुरू हुई। इसके अलावा स्टेट के दरमियान और कैपिटलिज्म के दरमियान एक कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है कि स्टेट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कैपिटलिज्म के निज़ाम के अंदर फ्री एंड वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जिस तरह हमने पीछे भी बात की थी स्ट्रक्चरलिज्म में भी और इस वीडियो के पहले हिस्से में भी, कि जो लिबरल थाट हैं उनमें जो कैपिटलिज्म का निज़ाम है इसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है। इसके बाद इसके अंदर फ्री एंड वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जिसमें जो एलीट क्लास होती है या जो मालिक होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कम से कम वेजेस पर मज़दूरों को रखें और इसी बुनियाद पर वो अपना प्रॉफिट कायम करते हैं। तो ये जो फ्री एंड वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं मिल मालिकान के दरमियान, ओनर्स के दरमियान, एलीट्स के दरमियान और मज़दूरों के दरमियान, या इसी तरह के जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिस तरह शादी वगैरह का या इसी तरह के, तो इस चीज़ को इंश्योर करती है स्टेट। तो स्टेट के अंदर जो भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या ओनर्स के दरमियान और वर्किंग क्लास के दरमियान, ठीक है, इनमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको सिक्योरिटी देती है स्टेट। तो बताने का मकसद क्या है बेसिकली है, चूँकि हम क्रिटिकल थ्योरी के थीम्स कर रहे हैं, तो क्रिटिकल थ्योरी इस पर्सपेक्टिव में स्टेट को ज़्यादा बेहतर तरह से नहीं देखती। मिसाल के तौर पर वो, चूँकि कैपिटलिज्म का निज़ाम हम जानते हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव है, इस्तेसाल पर मुश्तमिल है, तो अगर स्टेट फ्री एंड वॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये वाले फीचर कैपिटलिज्म के फीचर हैं। तो अगर स्टेट कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रही है तो हम इससे ये इन्फर करेंगे कि स्टेट बेसिकली डोमिनेंट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, उसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये बाकायदा यानी कि इसकी एक चेन बनती है। इसके अलावा जिस तरह ये मैंने नीचे लिखा है कि स्टेट लेजिटिमाइज एंड इंश्योर कंटिन्यूइंग क्लास रूल, के जो जिस तरह हमने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा था कि स्ट्रक्चर, ब्रॉड स्ट्रक्चर इस तरह का बना है कि अमीर अमीर रहता है और गरीब बेचारा गरीब रहता है, गरीब चाहे भी तो वो अमीर नहीं हो सकता। तो जो स्टेट होती है वो इस बात को इंश्योर करती है, यानी कि उसमें जो एजुकेशन का निज़ाम होता है, हमने ग्रामशी का पीछे पढ़ा था, जो रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी होती है, तो चूँकि डोमिनेंट क्लास ही हर चीज़ को डोमिनेट कर रही होती है, वर्किंग क्लास तो वर्किंग क्लास होती है, वो बेचारी और कर भी क्या सकती है। तो स्टेट बेसिकली लेजिटिमाइज एंड इंश्योर कंटिन्यूइंग क्लास रूल, कि स्टेट इस बात को इंश्योर करती है कि जो एलीट क्लास, जो डोमिनेंट क्लास रूल कर रही है वो बेसिकली रूल करती रहे। ठीक है, तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है इस बात का। इसके बाद हेजेमनी का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक तो ये रियलिज्म में भी है कंसेप्ट है कि जिसमें जो मिलिट्री के लिहाज से सबसे स्ट्रॉन्ग, मिलिट्री के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से जिस तरह अमेरिका है, तो हेजेमनी एक वो स्टेट होती है जो हर लिहाज से दूसरी चीज़ों को डोमिनेट करती है। एक हेजेमनी का आइडिया और हेजेमोनिक प्रोजेक्ट जिस तरह मैंने ये नीचे लिखा है, ये ग्रामशी ने भी दिया था कि जिसके तहत जो डोमिनेंट क्लास होती है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक्स के बलबूते पर या अपनी फोर्स के बलबूते पर रूल करती है, बल्कि वो कल्चर एंड आइडियाज़ के ज़रिए से भी रूल करती है। ठीक है, जो कि बेस्ड होता है ऑन कंसेंट, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि चूँकि कल्चर में और आइडियोलॉजी में हमारे कल्चर और रिलीजन वगैरह आता है, और कल्चर का सबसे बड़ा सोर्स रिलीजन होता है, और रिलीजन में कुछ इस तरह के आइडियाज़ हमें मिलते हैं कि अगर आप गरीब हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी से हैं, अगर कोई अमीर है तो अल्लाह की मर्ज़ी से है, यानी चीज़ें जैसी हैं वो नेचुरल हैं। ठीक है, तो आप इनको चेंज नहीं कर
कर सकते। तो फिर बेस्ड ऑन कंसेंट, यानी कि हर शख्स जिस पोजीशन में है, अगर वो मज़दूर है तो वो उनसे खुशी मज़दूर रहता है, यानी कि वो एतराज़ भी नहीं करता कि, यानी कि उसे पता ही नहीं होता कि मेरा इस्तेसाल हो रहा है, लेकिन उल्टा वो खुश होता है, यानी कि वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में अपनी लाइफ को गुजार रहा है कि जैसा है वो तो नॉर्मल है। तो बेसिकली इस बात को ग्रामशी एक्सप्लेन करता है कि जो डोमिनेंट क्लास होती है वो आइडियाज़ के ज़रिए, कल्चर के ज़रिए से भी रूल करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक पावर का इसमें कंसेप्ट है, यानी कि ये ऊपर स्टेट की बात हुई थी, ये नीचे एक पावर की बात हो रही है कि किस तरह जो डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं वो अपनी पावर को, जो कि एक तो फोर्स होती है, एक मिलिट्री पावर होती है, लेकिन यहाँ पर एक इनविजिबल, ना नज़र आने वाली भी पावर है जो कल्चर और आइडियालॉजी की फॉर्म में है, उसे वो एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा हेजेमोनिक प्रोजेक्ट, क्लास प्रेजेंट देयर इंटरेस्ट ऑल पीपल, ठीक है, ये भी ऊपर वाली ही बात है कि जो डोमिनेंट क्लास होती है ये, ठीक है, ये जब अपने इंटरेस्ट को आगे पेश करती है तो वो इस तरह से करती है कि इसमें आप सबकी फलाह है, ठीक है। जिस तरह हमने लिबरलिज़म का पिछली वीडियो में देखा कि वो कहता है कि द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल, ठीक है, इसकी वो बात करते हैं। अब इसके पीछे वो जो मेथड बताते हैं उसका हमने देखा कि किस तरह कार्ल मार्क्स उसको क्रिटिकल एनालिसिस करता है और हमें बताता है कि बेसिकली ये तो आइडियाज़ ऑफ डोमिनेंट क्लास है, यानी वर्किंग क्लास की तो उसमें बात ही नहीं हो रही। जिस तरह का डोमिनेंट क्लास, एलीट क्लास सोचती है उस तरह की, यानी कि उसी को लिबरलिज़म आगे प्रमोट कर रहा है। तो इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल तो है ही नहीं, ज़्यादा जो अक्सरियत होती है वो वर्किंग क्लास की होती है और उनकी हालत इंतहाई पसमानदा, यानी कि उनका इस्तेसाल हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ पीपल तो ना हुआ। तो हेजेमोनिक प्रोजेक्ट में क्या होता है कि जो डोमिनेंट क्लास होती है वो बातें इसी तरह करती है कि हम तो हमारा फ़ायदा नहीं, हम तो आपका फ़ायदा सोच रहे हैं, लेकिन हालांकि उनका अपना ज़ाती फ़ायदा होता है, लेकिन लोगों को वो ये बता के माइल कर लेते हैं अपनी तरफ कि भाई हम तो आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। और इसी तरह जो लोग होते हैं वो बेस्ड ऑन कंसेंट, ठीक है, वो जिस हालत में होते हैं उसी हालत में रहने पर मजबूर हो जाते हैं या उसी तरह वो रहते हैं, यानी कि रिवोल्ट नहीं करते। इसके अलावा जो स्टेट होती है ये डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में नहीं पेश करती कि, यानी कि जिस तरह कार्ल मार्क्स बात करता है कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है टू रूल, यानी कि स्टेट एक आला है, इस आले को कोई भी क्लास यूज़ कर सकती है। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में अगर कोई रेंच है या कोई भी टूल है, कोई भी चीज़ है, तो ये मुझ पर डिपेंड करता है कि उसको मैं किस तरह से यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एक जो माशरा होता है उसमें अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, तो स्टेट एक टूल होती है कि जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है। तो चूँकि डोमिनेंट क्लास जो होती है, जो एलीट क्लास होती है, उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, उनके पास पैसा होता है, ठीक है, तो वो हर तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर लेते हैं। एक जो गरीब बंदा होता है वो बेचारा यानी अपना पेट बड़ी मुश्किल से पालता है, तो वो बाकी काम क्या करे। तो स्टेट बेसिकली फिर डायरेक्ट वे में डोमिनेंट क्लास के ही इंटरेस्ट को शो करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्टली करती है, ठीक है, चूँकि डोमिनेंट क्लास उसे यूज़ कर रही होती है। लेकिन आजकल के दौर में चूँकि अब तरक्की हो रही है, ठीक है, जिसे हम तरक्की बोलते हैं, आप कोई भी इसकी डेफिनेशन कर ले अपने हिसाब से, तो इसमें आजकल ये जो सोशल मूवमेंट शुरू हुई हैं जिसमें इकोलॉजी के मतलब, फेमिनिज़म के मतलब, ह्यूमन राइट्स के मतलब, तो जो क्रिटिकल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं कि आजकल के मॉडर्न दौर में स्टेट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि स्टेट ना सिर्फ डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को शो करती है बल्कि अब जो पसमानदा लोग हैं उनके इंटरेस्ट को भी शो कर रही है, ठीक है। और जब से डेमोक्रेसी ज़्यादा प्रमोट हुई है, आगे बढ़ रही है, तब से जो पसमानदा क्लास थी, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लास, उसके भी इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल रहा है और वो भी अपने आप को शो कर रही है। तो इसी तरह स्टेट जो है वो बेसिकली अब दोनों तरह के इंटरेस्ट को शो कर रही है। ये नीचे जो मैंने लिखा है, रिफ्लेक्ट प्रेशर फ्रॉम काउंटर हेजिमोनिक, ये जो हमने हेजिमोनी की बात की, तो काउंटर हेजिमोनिक फोर्सेस क्या हैं कि जिस तरह वो कल्चर एंड आइडियाज़ के ज़रिए रियलम ऑफ आइडियाज़ में रूल करते हैं। जिस तरह ग्रामशी ने कहा कि अगर आप बैटल कोई जंग जीतना चाहते हैं तो नॉट ओनली ऑन ग्राउंड बट आल्सो इन द रियलम ऑफ आइडियाज़। तो इसी तरह अगर कोई कंट्री तो किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाता है तो बाय फोर्स उसको कंट्रोल रखना मुश्किल होता है, यानी कि थोड़े अरसे तक आप उसे कर सकते हैं, लेकिन अगर लंबे अरसे तक अगर आपने उस पर रूल करना है तो फिर आपको आइडियाज़ में रूल करना होगा, अपने डोमिनेंस आइडियाज़ में यानी कि आइडियालॉजी में लेके आना होगी, फिर आप एक लंबे अरसे तक रूल कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो काउंटर हेजिमोनिक फोर्सेस होती हैं वो इनके काउंटर में होती हैं, ठीक है। जिस तरह आजकल जो सोशल मूवमेंट्स हैं ह्यूमन राइट्स के बारे में या इस तरह की फेमिनिज़म के बारे में, सेक्सिज़म के बारे में,
तो स्टेट बेसिकली आप इन काउंटर हेजेमोनिक फोर्सेस को भी शो कर रही है। इसके अलावा जो पावर होती है नॉट ओनली इकोनॉमिक और मिलिट्री, ठीक है, सिर्फ यही पावर नहीं होती जिनको बेसिकली रियलिज्म एक्सप्लेन करता है कि मिलिट्री पावर असल पावर है, लिबरलिज्म बोलता है कि इकोनॉमिक पावर वो ज़्यादा अहम है। तो क्रिटिकल थ्योरी बोलती है ये दोनों पावर्स ज़्यादा अहम नहीं होती, बल्कि वन इट सपोर्ट कैपिटलिज्म, जिस तरह ये हमने ऊपर बात की थी स्टेट प्रोवाइड सिक्योरिटी, कि जब स्टेट इस तरह की चीज़ को सिक्योरिटी फ्राहम करती है, ठीक है, तो स्टेट बेसिकली सिर्फ इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही, या जब स्टेट कैपिटलिज्म के निज़ाम को सपोर्ट करती है जिस तरह अमेरिका के अंदर है, और अगर रशिया के अंदर सोशलिज्म है, तो जब स्टेट सोशलिज्म के निज़ाम को सपोर्ट कर रही है तो बेसिकली उस कैपिटलिज्म के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं स्टेट उनको सपोर्ट कर रही है, और उसके अंदर एक पावर रिलेशन होता है। जिस तरह कैपिटलिज्म के निज़ाम में जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, और जो वर्कर्स होते हैं, उनके दरमियान जो पावर रिलेशन है, यानी कि वो जितनी चाहे उनको उजरत दे, मजदूरी दे, जितनी चाहे ना दे। इसी तरह जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होती हैं उनका, और जो लोकल कॉरपोरेशंस होती हैं, इनके दरमियान जो पावर रिलेशन होता है, इस तरह कैपिटलिज्म के निज़ाम में जो इन्वेस्टमेंट का असूल होता है, ठीक है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पर नहीं करनी, या उनके अपने इंटरेस्ट वो आगे परस्यू करते हैं। तो यहाँ पर स्टेट का और पावर का रिलेशन आ जाता है कि स्टेट अगर किसी ख़ास निज़ाम को सपोर्ट करती है तो उसके अंदर जो पावर रिलेशंस होते हैं उनको भी स्टेट इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो ये था बेसिकली मुख्तसर स्टेट एंड पावर के बारे में। मुख्तसर ये कि क्रिटिकल थ्योरी स्टेट को देखती है कि स्टेट बेसिकली डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट को शो करती है, और स्टेट जिस निज़ाम को सपोर्ट करेगी उस निज़ाम के अंदर जो पावर रिलेशन होगा उसको वो यानी कि सपोर्ट कर रही होगी। तो ये स्टेट एंड पावर के बारे में था। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। तो क्रिटिकल थ्योरी बोलती है कि दुनिया के अंदर जो डोमिनेंट स्टेट होती है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक माइट भी आ जाती है, मिलिट्री के हिसाब से भी, कल्चर और आइडियाज़ के हिसाब से भी, ठीक है। तो जो डोमिनेंट स्टेट होती है वो क्रिएट ऑर्डर बेस्ड ऑन आइडियालॉजी, ठीक है। तो वो एक अपना यानी कि अपने हिसाब से एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाती है। जिस तरह अमेरिका एक हेजेमोनिक स्टेट है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो इमर्ज हुआ था। तो यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की भी एग्जांपल दी जाती है कि जिस तरह पहले लीग ऑफ नेशन बनी थी तो उसमें अमेरिका नहीं था, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं चल सकी। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका एज अ हेजेमोनिक पावर वो डेवलप हुआ, और फिर उसने यूएनओ को सपोर्ट किया, ठीक है, तो वो आगे बढ़ी। इसी तरह ब्रिटेन वुड्स सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, मोनेटरी सिस्टम जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF आ जाता है, ये सारे सिस्टम अमेरिका ने, चूँकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो उसने अपने हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से ये सारे सिस्टम बनाए और उनको सपोर्ट किया। तो क्रिटिकल थ्योरी ये इसी तरीके से बोलती है कि जो डोमिनेंट स्टेट होती है, ठीक है, जिस तरह एक डोमिनेंट क्लास होती है, तो वर्ल्ड में जो डोमिनेंट स्टेट होती है वो अपने हिसाब से फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर वो क्रिएट करती है, और वो बेस्ड होता है आइडियालॉजी। तो जारी बात है अगर अमेरिका कोई काम करेगा तो वो कैपिटलिज्म के असूलों को मद्देनज़र रख के करेगा, कभी सोशलिज्म के असूलों को मद्देनज़र रख के तो नहीं करेगा। पूरी जो कोल्ड वार है अमेरिका और रशिया के दरमियान, वो इसके बेस्ट एग्जांपल है। आप जो कोल्ड वार के अहम इवेंट्स थे उन पर मेरी अलग से वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आइडियोलॉजिकल सपोर्ट टू न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, फ्री ट्रेड, ये वही लिबरलिज्म है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी वुड अलाउ फ्रीडम, डेमोक्रेसी के इससे डेमोक्रेसी भी आएगी, फ्रीडम भी मिलेगी, मॉनेटरी स्टेबिलिटी भी होगी, फ्री ट्रेड भी होगी, ठीक है। तो आप कैपिटलिज्म के साथ रहें तो उससे ये सारा कुछ होगा, ठीक है। ये बेसिकली अमेरिका का पर्सपेक्टिव है। तो क्रिटिकली यानी कि क्रिटिकल जो थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज़ को इसी तरीके से देख रहे हैं कि डोमिनेंट स्टेट अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को क्रिएट करती है, हालांकि वो ये बता रही है कि हम तो डेमोक्रेसी की, फ्रीडम की, फ्री ट्रेड की, इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है, इससे बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन क्रिटिकल जो थिंकर्स हैं वो क्रिटिकली देख रहे हैं कि ये सारा तो कैपिटलिज्म का निज़ाम है, इसमें तो फ़ायदा किसी का नहीं होता, बल्कि इसमें तो उल्टा इस्तेसाल किया जाता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस एंड वर्ल्ड ऑर्डर, यहाँ पर ये बात आ रही है। इसके अलावा ये IMF और वर्ल्ड बैंक, ये सारे के सारे जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक या सोशल सिस्टम होता है उसको सपोर्ट करने के लिए होते हैं और कुछ भी नहीं। यानी कि अक्सर ये कहा जाता है कि IMF ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले को हल करने के लिए, वर्ल्ड बैंक दुनिया में पॉवर्टी को ख़त्म कर रहा है, फलां कर रहा है, ये चीज़ है, वो है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि जिस कंट्री ने एक दफ़ा IMF से कर्ज़ा ले लिया वो उसने ऐसा कर्ज़ा लिया कि आज तक वो वापस नहीं हुआ, बल्कि उसी में वो डूबा हुआ है। और ये एक ऐसा जाल है कि जिसमें से निकलना बड़ा मुश्किल
हो जाता है। जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि ब्रॉड स्ट्रक्चर ऐसा बन गया कि जो गरीब कंट्री है वो एक दफ़ा अगर उसने इन इंस्टीट्यूशन से कर्ज़ा ले लिया तो वो बस गया फिर, ठीक है। तो गरीब हमेशा गरीब रहेगा, वो चाहे भी तो ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है। तो क्रिटिकल थ्योरी भी इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को इसी तरह से देखती है कि जब आप एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाते हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह स्टेट लोकल लेवल पे सपोर्ट करती है, तो वर्ल्ड लेवल पे ये इंस्टीट्यूशन उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। तो कैपिटलिज्म को सपोर्ट कौन कर रहा है? IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO या इस तरह के जो भी दूसरे इदारे हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी और कम्युनिटी के बारे में क्रिटिकल थिंकर्स बोलते हैं कि स्टेट ने एक अच्छा काम किया कि इसने एक कम्युनिटी बनाई और आइडेंटिटी यानी कि ये दी फ्राहम की। पहले चूँकि एम्पायर होते थे, ठीक है, तो वहाँ पर किसी की कम्युनिटी या आइडेंटिटी वाजिया नहीं थी, यानी कि आपने कनकेर कर लिया, किसी को फ़तह कर लिया, उसे अपना हिस्सा बना लिया, तो यानी कि कोई ख़ास निज़ाम नहीं था। लेकिन जब से स्टेट इमर्ज हुई तो एक ख़ास हद में रहने वाले लोगों की एक ख़ास आइडेंटिटी वो डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह आजकल का डेमोक्रेसी का सिस्टम है, पहले मोनार्की का अम्पायर्स का सिस्टम था, तो पहले सिर्फ मोनार्क को ओबे करना था और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में आपकी एक बाकायदा तौर पर आइडेंटिटी है, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ बन गई हैं, डेमोक्रेसी का निज़ाम डेवलप हो चुका है, आप इलेक्शंस में ख़ुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप वोटिंग में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, यानी आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी, ये जो कम्युनिटी वाला सिस्टम है, ये स्टेट ने आपको दिया है, ठीक है, ये इससे पहले नहीं था। इसके अलावा जब से राइज़ ऑफ नेशनलिज्म हुआ है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ है कि जो लोगों में सिटीज़नशिप और इमोशनल अटैचमेंट ये उनकी हो गई है, यानी कि एक ख़ास हद में रहने वाले लोगों की एक ख़ास आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी है कि ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। और आजकल जब से ख़ास तौर पर नेशनलिज्म उभरा है तो लोगों की अपने कंट्री से, अपनी स्टेट से एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं, जिसे हम पैट्रियार्की भी बोलते हैं, तो यहाँ पर वो बात हो रही है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ स्टेट, इसका एक यानी कि फ़ीचर ये भी है कि कुछ स्टेट्स इंक्लूजनरी हैं, यानी कि एक स्टेट के अंदर दो तरह की बातें होती हैं, एक इंक्लूजनरी होती है, एक एक्सक्लूजनरी होती है। तो इंक्लूजनरी वो होती है कि जिसमें स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं उनके इक्वल राइट्स होते हैं, इक्वलिटी होती है, उनको हर तरह के राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, यानी जो एक ख़ास स्टेट के अंदर रहते हैं। तो चूँकि उनकी एक ख़ास आइडेंटिटी होती है, उनकी एक ख़ास कम्युनिटी होती है, तो उनको सारी चीज़ें दी जाती हैं। अब उसी स्टेट के अंदर अगर कोई फॉरेनर आ जाता है, मिसाल के तौर पर मैं अगर इंडिया में चला जाता हूँ या मैं अमेरिका में जाता हूँ, तो मुझे वो सारे राइट्स नहीं मिलेंगे जो प्योर जो नेटिव अमेरिकन या इंडियन है उसको मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है आजकल। तो ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है? ये सारा कुछ आइडेंटिटी की वजह से हुआ है कि जब से आपके अंदर आइडेंटिटी का कंसेप्ट आना शुरू हो गया कि मेरी ये ख़ास आइडेंटिटी, मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं बांग्लादेशी हूँ, इस तरह की बातें। तो स्टेट के एक्सपेंड होने की वजह से कुछ इंक्लूजनरी है, कुछ एक्सक्लूजनरी है, ठीक है, फॉरेनर्स को, आउटसाइडर्स को वो नहीं आने देती। इसके अलावा पीपल ऑफ वन स्टेट एक्सक्लूड हो थ्रेटन, कि अगर एक स्टेट के अंदर कोई आपकी आइडेंटिटी को, नेशनल आइडेंटिटी को ख़तरे में डाल रहा है तो आप उसे फिर निकाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बात हो रही है। तो ये आइडेंटिटी और कम्युनिटी के बारे में था कि क्रिटिकल थिंकर्स इसको कैसे देखते हैं। बेसिकली अगर आप पीछे से मेजर एजम्पशंस वाली वीडियोस देखेंगे तो फिर आप इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि क्रिटिकल थ्योरी कैसे देखती है इनको। इसके अलावा इनइक्वलिटी एंड जस्टिस, तो जिस तरह हमने बात की थी कि क्रिटिकल थ्योरी का जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि आप कैसे ह्यूमन इमांसिपेशन यानी कि इंसानों की निजात कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें ग़ुलामी से और गुर्बत से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्रिटिकल थ्योरी ह्यूमन इक्वलिटी की बात करती है, और कौन सी इक्वलिटी? जो कैपिटलिज्म ने इनइक्वलिटी पैदा की है कि जिसमें एलीट क्लास होती है, सबऑर्डिनेट वर्किंग क्लास होती है, उनका इस्तेसाल किया जाता है, काम मजदूर करता है लेकिन खाता जो मालिक है वो करता है। तो ये जो एक इनइक्वलिटी है इसको ख़त्म करना ये क्रिटिकल थ्योरी बेसिकली चाहती है। तो इनइक्वलिटी है और वो कैपिटलिज्म की वजह से है। इसके अलावा आल्सो डिस्क्रिमिनेशन को भी देखती है, जिस तरह सेक्सिज्म, रेसिज्म, डिनाइल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा जो फेमिनिज्म है, तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं ये क्या चीज़ें हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थ्योरी बोलती है कि एक दफ़ा फोर्सेस ऑफ ऑपरेशन आर रिकग्नाइज्ड, जिस तरह कार्ल मार्क्स ने चीज़ों को रिकग्नाइज़ कर दिया, यानी कि ये बता दिया कि किस तरीके से जो एलीट क्लास है वो एक्सप्लॉइट करती है वर्किंग क्लास को, ठीक है। बताया कि बाकायदा प्रोसेस के ज़रिए कि जिस तरह लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू दी, सरप्लस वैल्यू दी, इस तरह एक्सप्लॉयटेशन की पूरी एक थ्योरी दी। इसके अलावा
बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट, इनका रिलेशन बताया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, ये कंसेप्ट उसने दिया। तो ये सारी बातें उसने बताई, यानी कि फोर्सेस ऑफ ऑपरेशन उसने बता दी कि ये वाली हैं। तो क्रिटिकल थ्योरी ये बोलती है कि जब आप पहचान लेते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है तो फिर आप उसे बदल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जस्टिस कायम कर सकते हैं कि एक दफ़ा आपने देख लिया कि आपकी इस तरीके से आपका इस्तेसाल हो रहा है, तो अब आप उसके ख़िलाफ़ कदम लें, यानी कि आप रिवोल्ट करें और जस्टिस इंसाफ लेके आएँ। इसके अलावा हबरमास, जो आप जानते हैं कि हमने मेजर अजम्पशन में बात की थी कि ये जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और ये डायलॉजिक पॉलिटिक्स यानी डेमोक्रेसी की बहुत बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप जस्टिस और इनइक्वलिटी को ख़त्म करना चाहते हैं तो मर्द और औरत के दरमियान, अमीर और गरीब के दरमियान, काले और गोरे के दरमियान, यानी कि लोगों के दरमियान आप डायलॉग को, कम्युनिकेशन को प्रमोट करें। जितना ज़्यादा वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, डायलॉग करेंगे, उतना ज़्यादा वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को जानेंगे। जब आप मेरे पर्सपेक्टिव को जानेंगे तो इस तरीके से हम इनइक्वलिटी और जस्टिस को कायम कर सकते हैं। और इस सिलसिले में वो डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इस बात का चांस देती है कि आप इनइक्वलिटी को ख़त्म करके जस्टिस कायम कर सकें, क्योंकि इसमें वोटिंग का सिस्टम होता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं, ठीक है। अमीर और गरीब का वोट एक बराबर होता है। तो डेमोक्रेसी को जितना प्रमोट करेंगे उतनी ज़्यादा आप ह्यूमन इमांसिपेशन को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ठीक है, इसमें आता है कि कन्फ्लिक्ट, क्रिटिकल थ्योरी कहती है कि कन्फ्लिक्ट अनार्की की वजह से नहीं है, जिस तरह रियलिज्म में आता है कि चूँकि वर्ल्ड सिस्टम अनार्किक है, कोई भी यानी कि अनसर्टेनिटी है वर्ल्ड सिस्टम के अंदर, कोई सेंट्रल पावर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो हर स्टेट जो होती है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करती है। अब इस रास्ते में कोई भी रुकावट आए वो उसको किसी भी तरीके से दूर करती है, चाहे वार उसे करनी पड़े। तो क्रिटिकल थ्योरी बोलती है कि अनार्की की वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं है दुनिया में, बल्कि जो ग्लोबल कैपिटलिज्म का निज़ाम है इसकी वजह से दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट है। अब ग्लोबल कैपिटलिज्म का निज़ाम क्या है, इसमें वही पुरानी बातें हैं कि एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ग्लोबल वो प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है, फ्री एंड वॉलंटरली कंट्रैक्ट वाला कंसेप्ट है, ठीक है, इस्तेसाल किया जाता है मज़दूरों का, और वो सारी चीज़ें आप पीछे से देख सकते हैं। ख़ास तौर पे जो स्ट्रक्चरलिज्म है उस पर मेरी आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। उसमें यह चीज़ वाज़ेह है कि किस तरह कैपिटलिज्म एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाता है कि जिसके अंदर अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता है। इसके अलावा जो मेजर वार्स हुई हैं, क्रिटिकल थिंकर्स बोलते हैं, वो रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज की वजह से हुई हैं। और ये भी आप जानते हैं कि कैपिटलिज्म का ये एक फ़ीचर है कि जिस तरह ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनी बनाया तो यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके अपने मुल्क में जाता, वहाँ से उन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके वापस इंडिया में ला के बेच देता। इसी तरह कोई भी कंट्री ने, जब यूरोपियन कंट्री ने किसी भी कंट्री को कॉलोनी बनाया तो वहाँ से वो रॉ मटेरियल निकालते, अपनी जो मुल्क था वहाँ पर लेके जाते, वहाँ पर उन्हें मैन्युफैक्चर करते और वापस वहीं वर्ल्ड मार्केट में फ़रोख्त कर देते। तो जब वर्ल्ड वार 1 थी और वर्ल्ड वार 2 थी, ये जो बिग यूरोपियन कंट्रीज़ थे इनके दरमियान हुई थी, ठीक है। हर कंट्री कॉलोनी बना रहा था, ठीक है, और रॉ मटेरियल वहाँ से निकाल रहा था। तो इसी दौरान जो कंट्रीज़ थी उन्होंने आपस में लड़ना शुरू कर दिया कि कौन ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाए, कौन ज़्यादा अपनी कॉलोनी को मेंटेन करे, या कौन ज़्यादा कहाँ से मटेरियल या रॉ मटेरियल निकाल रहा है। तो क्रिटिकल थ्योरी इस चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करती है कि जंग की बुनियादी वजह रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज है, ठीक है। आप कोई दूसरी बात ना कहें कि कोई इस वजह से वार कर रहा है या फ़लाँ वजह से कर रहा है। बेसिक चीज़ ये है, और ये किस वजह से है, कैपिटलिज्म की वजह से। इसके अलावा कैपिटलिज्म जनरेट कन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस, ये ज़ाहिर बात है। इसके अलावा डायलॉग, निगोशिएशन टू अचीव पीस, कि दुनिया में पीस कायम कर सकते हैं। तो ये जो हमने यहाँ पर बात की थी, तो वो डायलॉग के ज़रिए, निगोशिएशन के ज़रिए आप इसको अचीव कर सकते हैं। इसके बाद सबसे आखिर में पीस एंड सिक्योरिटी आता है। तो क्रिटिकल थ्योरी बोलती है कि वन कंट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म विल बी ओवरकम, ठीक है। तो कैपिटलिज्म की जो कंट्राडिक्शन है, यानी कि जो उसका एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, जब वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर दुनिया में पीस कायम हो जाएगा। इसके अलावा वन पीपल आर नॉट मेन, यानी कि लोग सिर्फ एक टूल नहीं है, एक ज़रिया नहीं है, ठीक है। यानी कि उनकी जो लेबर है टू एन एंड प्रॉफिट, यानी कि अगर आपने प्रॉफिट कायम करना है तो जो मज़दूरों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ज़रिया नहीं है, यानी कि उनकी जो मज़दूरी होती है आप उनको ज़रिया ना समझें, बल्कि जो लेबर होती है वो इंसानी फ़लाह के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो आप उन्हें इंसानी फ़लाह के लिए इस्तेमाल करें कि अगर कोई शख्स अपना जिस्म इस्तेमाल कर रहा है, मज़दूरी मेहनत मज़दूरी कर रहा है, तो वो इंसानों की फ़लाह के
लिए कर रहा है, ना कि किसी का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो जब ये कंसेप्ट ख़त्म हो जाएगा कि इंसान की जो लेबर है वो मीन नहीं है और वो प्रॉफिट हासिल करने के लिए उसको यूज़ किया जा रहा है, तो फिर आप दुनिया में पीस को कायम कर सकते हैं। यानी इंसान की जो लेबर है उसे इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन एक्सप्लॉयटेटिव एंड एलियनेटेड सिस्टम, ये एलियनेशन की हमने इसके मेजर अजम्पशन वाली वीडियो में बात की थी कि किस तरह एक जो इंसान है, शख्स है, वो कोई भी चीज़ बनाता है तो वो जब मार्केट में जाती है तो जिस शख्स ने उसे बनाया होता है, चूँकि उसके पास पैसे नहीं होते कि वो अपनी ही बनाई हुई चीज़ को परचेज़ कर सके, तो वो उससे एलियनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपने ख़त्म करनी है। तो जो कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ कैपिटलिज्म है इसको आप पहले ख़त्म करें। इसके अलावा व्हेन अर्थ रिसोर्सेज नॉट फॉर ह्यूमन वांट्स बट फॉर नीड्स, के इंसानों की ख्वाहिशात के लिए, यानी कि इंसान की जो नफसानी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा करने के लिए जो ज़मीन के अंदर ज़राए हैं उनको आप इस्तेमाल ना करें, बल्कि इंसान की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। जब ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर आप दुनिया में पीस भी कायम कर लेंगे और सिक्योरिटी भी कायम कर लेंगे। इसके बाद सबसे आखिर में आता है क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इसमें बात यह है कि क्रिटिकल थ्योरी पर ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है, यानी कि उस तरीके से जिस तरह रियलिज़म या लिबरलिज़म पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो चूँकि ये ख़ुद ही एक क्रिटिकल थ्योरी है, ठीक है, दूसरी चीज़ों को क्रिटिकली एनालाइज करती है, दूसरी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म करती है। तो एक थ्योरी जो खुद क्रिटिसिज्म करती है तो उस पर क्रिटिसिज्म करना मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद तनकीद बराए तनकीद के नाम पे ये कुछ चीज़ें हैं कि फोकस टू मच ऑन सोशल क्लास। स्ट्रक्चरलिज्म में भी हमने यही क्रिटिसिज्म पढ़ा था कि जो मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं क्रिटिकल थ्योरी को, वो कहते हैं कि ये सोशल क्लास पर बड़ा फोकस करते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म के निज़ाम या एलीट क्लास और वर्किंग क्लास। ठीक है, ये कहते हैं भाई बाकी चीज़ों को भी देखें, बाकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी देखें, इनइक्वलिटी बाकी जगहों में भी है, जैसे फेमिनिज़म है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, सेक्सिज्म है, या इस तरह की बातें। तो हमने पीछे देखा कि ये इस तरह की बातें करती है, लेकिन जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि सोशल क्लास पर ज़्यादा फोकस है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा फोकस कम करें और बाकी चीज़ों को भी देखें। तो ये एक इसका क्रिटिसिज्म है। इसके अलावा हैबरमास ने जो अपना एक मॉडल दिया है, डायलॉजिक मॉडल, ठीक है, जिसमें वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं और ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन को प्रमोट किया जाए। तो जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो कहते हैं ये एक आइडियल मॉडल है, ये पॉसिबल नहीं है। एबिलिटी टू हैव वंस वॉइस हेयर्ड, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड बाय डोमिनेट क्लास। कि सारी बात है, गरीब की बात को कभी अमीर सुनेगा, ऐसा कभी होता है या होगा? तो ऐसा नहीं होता। जो अमीर है वो कभी भी स्टेटस को ख़त्म नहीं करेगा, वो कभी भी गरीब के बराबर नहीं बैठेगा। तो इस रास्ते में बड़ी रुकावटें हैं, बड़ी मुश्किलें हैं, और अगर आप इस जाल से बाहर आना चाहते हैं तो फिर बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म करने वाले इस तरीके से इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये थे इसके मेजर थीम्स। तो इस वीडियो में हमने इसके जो मेजर थीम्स के उसकी बात की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसका जो मेजर अजम्पशन थी उसकी बात की थी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, चूँकि ज़्यादा अहम ये चीज़ है, तो आप इसके बारे में भी इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर ये क्या चीज़ है आपको किसी हद तक पता चला होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।